नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में जो विद्युत धारिता का जो चैप्टर है उसमें 13 नंबर पर जो पार्ट है वीडियो है, इसका जो टॉपिक होगा वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश पुनर्वितरण तथा इस दौरान जो ऊर्जा हानि होती है उसका व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहले अपन ये जो आवेश पुनर्वितरण है इसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको अलग से पढ़ेंगे अपन इसके दौरान होने वाली ऊर्जा हानि। ठीक है, तो अब आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो अपन ने यहाँ मान लिया कि कोई दो चालक है, आवेशित चालक, एक चालक है ए और एक है बी। दोनों किस पर रखे हुए हैं, कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। तो ये एक निकाय हो गया। ठीक है, अब इस निकाय में अगर अपन पहले इस चालक की बात करें ए की, तो इस पर जो आवेश है उसको मान लिया Q1, इसके कारण विभव कितना मान लिया V1। ऐसे ही दूसरा चालक B, इस पर आवेश का मान लिया Q2 और विभव का मान कितना मान लिया V2। और इसमें ये अपन ने मान लिया कि भाई V1 और V2 में कौन ज़्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे अपन कि भाई आपने जिस तरीके से माना है वो है V1 ज़्यादा है V2। भाई यहाँ जो भी आपको पता है वो क्या पता है, V1 और V2 का संबंध क्या है कि V1 अधिक है किससे, V2 से। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। अब यहाँ से अलग से आप ध्यान दो, जैसे मान लो ये गोलीय चालक अपन ने लिया, ये दूसरा चालक लिया, ए और बी, दोनों क्या है आवेशित है, दोनों क्या है आवेशित है। ठीक है, अब अगर अपन इनको संयोजित कर दे किसी चालक तार से, किसी चालक तार से, तो इसका आवेश इसमें जाएगा, एक का बी में जाएगा। ठीक है, ये पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। ठीक, ये चालक है तो आवेश इसमें से क्या हो सकता है, गति कर सकता है, मतलब स्थानांतरित होगा कहाँ से कहाँ को, ए से बी को। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि अगर कब होगा ऐसा, तो ये तभी होगा जब ए का विभव क्या होगा ज़्यादा और बी का विभव क्या होगा कम। यदि यहाँ पर बी का विभव ज़्यादा है और ए का विभव कम है, तो आवेश कहाँ से कहाँ की ओर स्थानांतरित होगा, बी से ए की ओर। तो आपको याद रखना है आवेश यानी धनावेश, कौन सा धनावेश। धनावेश जो होता है उसका प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, अधिक विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे अपन बैटरी के संबंध में पढ़ते हैं कि ये बैटरी है, ये वाला सिरा टर्मिनल क्या होता है धनावेशित होता है। और अब इस तरीके से अपन ऐसे आवेश प्रवाह को दर्शाते हैं, आवेश प्रवाह को दर्शाते हैं। ठीक है, तो याद रखना धनावेश का प्रवाह क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और यहाँ अपन ने माना कि किसका उच्च है विभव, ए का, किसका कम है बी का। अब ये आवेश जब स्थानांतरित होगा तो कब तक होगा भाई, कब होगा जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। लेकिन कब तक होगा, तो ये समझ सकते हैं अपन कि जब तक दोनों के विभव क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, जब तक दोनों के विभव क्या हो जाएंगे समान। तो यही अपन यहाँ लिख रहे हैं कि पहले का विभव V1 है, दूसरे का V2 है, V1 अधिक है V2 से। जैसे ही इसको अपन तार से संयोजित करेंगे तो आवेश स्थानांतरित होगा, इससे आवेश किस में होगा B में। ठीक है, कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि पुनर्वितरण के बाद, पुनर्वितरण के बाद इस पर भी विभव V और इस पर भी विभव V, लेकिन आवेश क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। भाई कुछ आवेश इसका इसमें गया है तो इसका आवेश तो क्या हो जाएगा कम और इसका आवेश पहले से क्या हो जाएगा अधिक। तो यहाँ क्या आवेश मान लिया अपन ने, अलग मानना पड़ेगा। पहले Q1 था तो अब क्या मान लिया Q1 डैश, और इसका Q2 था तो इस पर आवेश कितना मान लिया Q2 डैश। ये Q1 डैश कम है किससे, Q1 से, क्योंकि आवेश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, धनावेश इसका कम, और इसका धनावेश क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो Q2 से ज़्यादा होगा कौन, Q2 डैश होगा। ठीक है, अब इसमें अपने को ये संबंध निकालना है, विभवांतर विभव के पदों में ये संबंध अपने को निकालना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि माना इन दोनों चालक ए और बी की जो धारिताएं हैं वो क्रमशः C1 और C2 है।
इस चालक की धारिता C1, इसकी C2, ऐसे ही धारिता इसकी कितनी है C1, सेम चालक है, और इसकी धारिता कितनी हो जाएगी C2। ठीक है, सेम धारिता है C1 और C2, A और B की। अब इसके बाद में अगर यहाँ अपन पढ़े कि जब तक इनको संयोजित नहीं किया जाता तार से, उस समय आप क्या लिखोगे, आवेश पुनर्वितरण से पूर्व है। तो आवेश पुनर्वितरण से पूर्व है, अगर A पर आवेश देखें तो A पर आवेश क्या कितना माना है Q1, तो Q1 कितना हो जाएगा C1 V1, C1 इंटू V1। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपने को पता है कि जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किससे आया ये, तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V, और Q बराबर क्या आ गया CV। तो इस फॉर्मूले से ये अपन लिख सकते हैं Q का मान, देखो C की जगह क्या आ जाएगा पहले के लिए C1, और V कितना पहले V1, ऐसे दूसरे के लिए C2 V2। तो ये वितरण से पहले A पर आवेश और B पर आवेश। और अब अगर अपन ज्ञात करना चाहें कि निकाय पर कुल आवेश कितना है, तो निकाय पर कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2, कब, पुनर्वितरण से पहले। ठीक है, और उसको क्या मान लिया कैपिटल Q, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वेशन 1। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ ध्यान दो, दोनों चालकों को नगण्य धारिता, मतलब किसी पतले तार से जब संयोजित करेंगे चालक तार से, कैसा होगा ये चालक तार, ये कॉमन सेंस की बात है, ये चालक होगा ये तार, तभी तो आवेश स्थानांतरित होगा इससे, नहीं तो इससे आवेश है वो प्रवाहित होगा ही नहीं। तो नगण्य धारिता के चालक तार से संयोजित करने के बाद आवेश कैसे स्थानांतरित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव। यहाँ अपन ने क्या लिखा, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो कहाँ से कहाँ की ओर, A से B की ओर होगा, इससे इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ आवेश A से आवेश B पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन ने मान लिया V1 ज़्यादा है किससे, V2 से। अब आगे ध्यान दो, जैसे ही अपन संयोजित करते हैं आवेश क्या हो जाएगा, पुनर्वितरित हो जाएगा, मतलब A से किस पर चला जाएगा, B पर चला जाएगा। कब तक जाता रहेगा, कब जाके स्टॉप होगा, जब दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उस समय उनके आवेश क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पहले का आवेश कम हो जाएगा और दूसरे का आवेश अधिक हो जाएगा, तो दोनों पर आवेश क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आवेश पुनर्वितरण के बाद A पर कितना आवेश है और B पर कितना आवेश है, इसको अपन ने माना Q1 डैश और Q2 डैश। फिर से वही फॉर्मूला अपना, कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, जो यहाँ पर अपन ने काम में लिया धारिता का, और धारिता इक्वल टू क्या होता है, तो धारिता के लिए C बराबर Q बटे V होता है, और यहाँ से Q बराबर क्या हो गया CV, वो सेम फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले के लिए तो Q की जगह क्या आ गया Q1 डैश, धारिता कितने है पहले की C1, पहले का विभव कितना हो जाता है V, वह दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उसको अपन ने क्या मान लिया, इस पर भी V विभव है और इस पर भी V बाद में। ऐसे ही दूसरे का कुल आवेश Q2 डैश, यहाँ लिख सकते हैं निकाय का कुल आवेश कब, पुनर्वितरण के बाद, तो उसको अपन ने क्या मान लिया Q डैश, और ये आ गया कैसे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों को जोड़ दिया, दोनों में V कॉमन आ रहा है, इक्वेशन 2। अब अपने को पता है जैसे द्रव्यमान सुरक्षित रहता है वैसे आवेश भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ऊर्जा भी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तीनों चीज़ों के बारे में अपन साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे कल पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि भाई जैसे द्रव्यमान का घनत्व निकालते हैं द्रव्यमान बट्टे आयतन, वैसे ही एक राशि क्या होती है ऊर्जा, तो ऊर्जा का भी घनत्व निकालते हैं ऊर्जा बट्टे आयतन। वैसे ही एक राशि क्या होती है आवेश, तो आवेश का भी क्या निकालते हैं घनत्व है, तो आवेश बटा आयतन। तो ये जो अपन आपने पढ़ा था, कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो आवेश का संरक्षण का नियम भी होता है जो आपने पढ़ा है सबसे पहले वाले चैप्टर में, और ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। तो तीनों राशियाँ क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। सुरक्षित रहने का मतलब ये चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, न तो इसका मान कम होता है और न ही अधिक, अर्थात ये न तो नष्ट होता है और न ही
उत्पन्न होता है। किसी प्रक्रिया के दौरान पहले जितना था उतना ही मान प्रक्रिया के बाद में होगा। यहाँ प्रक्रिया क्या है? आवेश स्थानांतरण की। तो आवेश स्थानांतरण से पहले जो आवेश है वो इक्वल टू होगा किसके? आवेश स्थानांतरण के बाद के आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना अपन कि आवेश पुनर्वितरण से पहले का आवेश बराबर आवेश पुनर्वितरण के पश्चात का आवेश आवेश संरक्षण नियम से। तो Q पहले का आवेश इक्वेशन 1, बाद का आवेश इक्वेशन 2, दोनों को लिखा अपन ने। फिर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? V। तो V की वैल्यू क्या आ गई? ये यहाँ से हटके इसके नीचे आ जाएगा, हर के रूप में आ जाएगा, और ये आ गया V। तो ये V क्या है? ये है V है उभयनिष्ठ विभव। यहाँ गलती से अपन ने क्या लिख दिया था? आवेश। ये उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव का मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों का। कब? तो आपने पढ़ा है कि भाई जब आवेश पुनर्वितरित होता है यहाँ ऐसे जोड़ने से, कब तक होता रहेगा? तब तक होगा जब तक उनके विभव क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। तो इसका भी वो वही हो जाएगा, इसका भी वो हो जाएगा। तो दोनों का समान विभव है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो इस उभयनिष्ठ विभव का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए आपको। किसी न्यूमेरिकल में हो सकता नहीं लिखा हुआ उभयनिष्ठ विभव और लिखा है आवेश पुनर्वितरण के बाद इन चालकों पर विभव का मान, उसी को अपन क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो वो वाला जो उभयनिष्ठ विभव है जो वितरण के बाद होता है, दोनों पर समान बराबर बराबर, उसकी इक्वेशन ये है और इस इक्वेशन से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगर अपन पढ़ना चाहे कि भाई ये जो उभयनिष्ठ विभव है ये अपन ने ज्ञात कर लिया, अब ये जो आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है और उसके बाद पहले का आवेश कम हो जाता है, दूसरे का क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो पहले का कितना कम हुआ, दूसरे का कितना अधिक हुआ, यानी इनके आवेशों में परिवर्तन हुआ। तो वो जो आवेशों का परिवर्तन है वो किस अनुपात में होता है? ठीक है, उस अनुपात को अपन ज्ञात करेंगे। या फिर ऐसे जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसी में है, आवेश या पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात, ये वाली राशि, अगर इस राशि का मान अपन ज्ञात करना चाहे तो क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन? देखो पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, तो पुनर्वितरण के बाद आवेश क्या है? तो पुनर्वितरण के बाद आवेश है क्या? आवेश अपना Q डैश, और पहले कितना आवेश था? सॉरी, आवेशों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो Q1 डैश बटा Q2 डैश, यही चीज ज्ञात कर रहे हैं ना। देखो जैसे टॉपिक अपन ने लिखा है, क्या लिखा है? पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात। मतलब क्या ज्ञात करें कि यहाँ कितना है बाद में? Q1 डैश, यहाँ कितना है? Q2 डैश, इनका अनुपात अपन ज्ञात करें तो Q1 डैश बटा Q2 डैश, ये चीज ज्ञात करें। तो दोनों के मान अलग अलग प्राप्त अपने पास में क्या क्या मान है? वो इक्वेशन ये वाली C1V और C2V। तो यहाँ लिख सकते हैं C1V बटे C2V। ठीक है, क्लियर। और अब ये जो अपने पास में आ गया वो क्या है? C1 बटा C2, C1 बटा C2। तो अपन इसको एक अलग से आपको याद रख लेना है कि किसका मान? Q1 डैश बटा Q2 डैश, इसका मान क्या आएगा? C1 बटा C2। तो आप इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिख सकते हैं? लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि अर्थात आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात किसके तुल्य होता है? इन चालकों की धारिताओं के तुल्य, धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात C1 बटे C2 के क्या होता है? तुल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे लैंग्वेज आपको मैं लिख के बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, तो यहाँ लिख सकते हो कि अर्थात पुनर्वितरण
पुनर्वितरण के बाद चालकों पर आवेशों का अनुपात किस अनुपात के तुल्य होता है? इनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। इनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, अर्थात Q1 डैश बटे Q2 डैश, ये जो अनुपात है वो क्या होगा? C1 अनुपात C2। अब इसी टॉपिक में जैसे अपन ने दो फॉर्मूले प्राप्त किए, एक उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला प्राप्त किया और दूसरा किसका किया? इनके पुनर्वितरण के बाद के आवेशों का अनुपात ज्ञात किया। ठीक है, अब अपन ज्ञात करेंगे कि भाई ये जो विभव में जो परिवर्तन होता है, भाई विभव में क्या हो रहा है? इनके परिवर्तन हो रहा है। विभव में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है? देखो, आवेशों का अनुपात कब तक आवेशों का स्थानांतरण कब तक होगा ए से बी में? जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाए। यहाँ पहले का विभव क्या था? ज़्यादा था। पहले का विभव क्या था? ज़्यादा। दूसरे का विभव क्या था? कम। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अगर विभव समान हो जाएंगे दोनों के तो वो क्या होगा? इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझे तो अच्छा रहेगा कि मान लो ये है V1 है 15, ठीक है, और V2 का जो मान है वो है 12। ठीक है, V1 पहले विभव पहले पर कितना है? 15 वोल्ट। पहले दूसरे पर विभव कितना है? 12 वोल्ट। अब ये आप जैसे तार से जोड़ते हो तो ए से बी में आएंगे आवेश, क्योंकि 15 ज़्यादा किससे? 12 से। अब ये कब तक आएंगे? कब तक आएंगे? तो ये तब तक आएंगे जब तक इनका विभव क्या नहीं हो जाएगा? समान नहीं हो जाएगा। जब तक इनका विभव क्या नहीं हो जाएगा? समान नहीं हो जाएगा। अब देखो, इसमें इनका विभव जैसे अपन मान लेते हैं कि भाई जो विभव है वो पहले का तो हो जाता है ये मान लेते हैं। ठीक है, कि पहले का विभव कितना हो जाता है? 10। तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि कब आवेशों का वितरण रुकेगा? जब तक विभव क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। अब इससे ध्यान दो, इसका विभव पहले कितना था? 15, अब कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब 15 से क्या हुआ है? 10 हुआ है, कम हुआ है। और ये 12 से 10 हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? सॉरी, ये गलत लिख दिया अपन ने। जैसे ये ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ए पर पहले विभव कितना था? 20, बी पर कितना था? 10। पुनर्वितरण कब रुकेगा? जब विभव क्या हो जाएंगे? समान। मान लो कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15। अब ये जो 20 से क्या हुआ? 15 हुआ है, कम हुआ है ना ये। और ये 10 से क्या हुआ है? 15। तो ये क्या हो गया? पहले से बढ़ गया। तो दोनों के विभव में परिवर्तन होता है। ए के विभव में कमी होती है और बी के विभव में वृद्धि होती है। तो इन परिवर्तनों को अगर अपन लिखें कि डेल्टा V1 किस में? पहले में परिवर्तन। डेल्टा V2 का मतलब क्या हो गया? दूसरे के विभव में परिवर्तन। और ये क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ अपन जो टॉपिक याद करना चाह रहे हैं वो यही है कि चालक
ए के विभव में परिवर्तन, ए के विभव, दोनों के विभव में परिवर्तन हुआ ना, ए के विभव में परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, कम हुआ या अधिक, तो कम हुआ, तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, परिवर्तन किस प्रकार का है, कमी प्रकार का है, ठीक है। उस परिवर्तन को कितना मान लिया, डेल्टा V1। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ध्यान दो, ये 20 से 15 हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 5, तो कैसे ज्ञात किया आपने, 20 माइनस 15, यहाँ 20 क्या है V1 और 15 क्या है उभयनिष्ठ विभव, भाई ये 15 क्या है उभयनिष्ठ विभव, तो कमी यानी परिवर्तन आपको पता है 5 हुआ, लेकिन ज्ञात कैसे किया, 20 माइनस 15, तो V1 माइनस V, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा है, पहली क्लास का बच्चा बता सकता है कि इस तरीके से अपन बताएंगे इसको, V1 माइनस V। अब ये डेल्टा V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू आपने मानी है क्या, V1 ही है, उसके बाद में V क्या है उभयनिष्ठ, वो उसके समीकरण आपको पता है, वो ये वाली समीकरण है, तो ये वाला मान यहाँ पर लिखे C1 C2 V2 C1 प्लस C2, तो ये परिवर्तन आप सरल करके बता सकते हो कि डेल्टा V1 कितना आएगा, तो आपने लघुत्तम लिया यहाँ पे C1 प्लस C2, और ये इस तरीके से सरल होगा, C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, और अब इसको और आगे सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा V1 बराबर कितना होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा C1 V1, यहाँ क्या होगा C2 V1, यहाँ पे C1 V1, और ध्यान दो भी यहाँ जो माइनस है ना, और यहाँ कितने पद है, 2 पद है, तो यहाँ ये क्या आएगा, यहाँ ब्रैकेट आएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस होता है तो सबको पता अपने ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भाई माइनस प्लस इंटू क्या हो गया माइनस, तो C2 V2, उसके बाद में अपॉन क्या है C1 प्लस C2। अब इसमें जो राशियां कट रही हो उसको देखो, अपन C1 V1 कैंसिल हो रहे हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा वो लिखना अपना, डेल्टा V1 बराबर क्या बचेगा, C2 V1 यहाँ बचेगा और C2 V2 यहाँ बच रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है C2, दोनों में कॉमन आ रहा है C2, तो यहाँ तो बच गया V1 और यहाँ बच गया V2, और अपॉन C1 प्लस C2, यह आ गया अपना विभव में परिवर्तन, किसके विभव में, पहले के विभव में परिवर्तन, चालक A के विभव में परिवर्तन, और वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऐसे ही आप क्या याद कर सकते हो, चालक B के विभव में परिवर्तन, ठीक है। तो अब याद करेंगे चालक B के विभव में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है, देखो 10 से कितना हो रहा है 15, बढ़ रहा है ना ये, तो यहाँ आप कैसे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे वर्दी, क्या लिखोगे वर्दी, यानी इसके विभव में वर्दी होगी। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको मान लिया, उस परिवर्तन को मान लिया डेल्टा V2। आप यहाँ नॉर्मल से देखो, इस एग्जाम्पल से 10 से क्या हुआ 15 हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, कितनी वृद्धि हुई 5, कैसे ज्ञात किया, इसमें से घटाया अब की बार 15 माइनस 10, 15 क्या है उभयनिष्ठ विभव है, तो उभयनिष्ठ विभव V माइनस V2, तो यहाँ इससे विपरीत लगेगा फॉर्मूला और वो होगा V माइनस V2। तो ये ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है, जबकि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बता सकता है, मिडिल क्लास जो है हर कोई भी बता सकता है, मतलब 5वीं क्लास तक का बच्चा है वो भी बता सकता है कि अपन इसमें क्या हो रही है कमी, कितनी हो रही है 5 की, कैसे ज्ञात करेंगे V1 माइनस V, यहाँ क्या हो रही है वृद्धि, कितने की हो रही है 5 की, कैसे ज्ञात किया, ऐसे नहीं किया V2 माइनस V, कैसे किया V माइनस V2, और यही गलती होती है, और उसी वजह से फिर डेरिवेशन का जो लास्ट फॉर्मूला है वो अपने पास में सही प्राप्त नहीं होता। तो ये एक बार जरूर ध्यान देना। अब आगे ध्यान दो, वैल्यू रखनी है अपने को, V की वैल्यू ये है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 ये वाला मान अपॉन C1 प्लस C2 है।
तो ये वाला मान जब अपन यहाँ रखें ये, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस क्या है V2। अब इसको सरल कर लेंगे तो डेल्टा V2 लघुत्तम लेसे तो C1 प्लस C2, ये इसका आ गया लघुत्तम। अब इसमें ध्यान दो, यहाँ हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 गुणा होगा ना C1 प्लस C2 से, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ क्या होगा, या फिर आगे वाला लाइन में कर लेंगे, V2 गुणा होगा किससे C1 प्लस C2 से। तो डेल्टा V2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 फिर से माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, C2 V2 एक प्लस का आना ये वाला और एक किसका है माइनस का। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा था, ये C1 V1, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है C2 V2। अब इसमें ध्यान दो, डेल्टा V2 विभव में परिवर्तन दूसरे के विभव में, तो ये कितना मान आ गया अपने, ये पद और ये पद में से कॉमन क्या आ रहा है C1, तो C1 कॉमन आ गया और उसके बाद में क्या बच गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया ज्ञात, दूसरे के विभव में परिवर्तन किस प्रकार का, वर्धी प्रकार का। अब ज्ञात करना है, जैसे यहाँ आपने ज्ञात किया था ना कि आवेश क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। पहले कितना था Q1, बाद में कितना हो गया Q1 डैश। ऐसे इसका आवेश Q2 और बाद में कितना हो गया Q2 डैश। और फिर उस परिवर्तन का अपन ने क्या ज्ञात किया, अनुपात। तो यहाँ भी अपन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं इस डेल्टा V1 का और डेल्टा V2 का। तो इसको अपन इक्वेशन जैसे लास्ट में अपन कह के भाई ये 3 नंबर है, तो ये कितने नंबर हो गए इक्वेशन 4 नंबर, और ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 विभव में परिवर्तन का अनुपात। ठीक है, तो इसको अपन मैं लिख भी रहा हूँ, क्या ज्ञात किया आपने, विभव में परिवर्तन का अनुपात, यानी डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। तो इसके लिए आप 5 में किसका भाग दोगे, 6 का। क्या करोगे, समीकरण 5 में किसका भाग दोगे, समीकरण 5 में भाग देंगे समीकरण 6 का। तब जाके क्या आएगा, विभव में परिवर्तन का अनुपात। और क्या फॉर्मूला बचेगा अपने पास में, तो डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2, ये अनुपात है ना। देखो डेल्टा V1 अनुपात डेल्टा V2, इसके बट्टे में क्या आएगा ये वाला। तो इस देखो ये इसके बट्टे में लिखना अपने को, ये यहाँ क्या V1 माइनस V2 बट्टे C1 प्लस C2, यहाँ भी क्या V1 माइनस V2 C1 प्लस C2। इसके बट्टे में जैसे ही ये वाला पूरा मान लिखेंगे अपन, इसके पूरे के बट्टे में ये पूरा वाला मान लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा। तो ऊपर क्या बचेगा, डेल्टा V1 वाले के, डेल्टा V1 ऊपर है ना, तो ऊपर क्या बचेगा C2 और नीचे क्या बचेगा C1। ठीक है, तो ये C2 बाई C1। आप एक स्टेप है वो कर लेना बीच में, यहाँ लास्ट में जगह नहीं बची थी अपने। ठीक है, तो आप ये इससे पहले ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो है डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें पहले आप डेल्टा V1 ये वैल्यू, इसी के बट्टे में क्या लिखनी है, ये वाली वैल्यू C1 वाली, फिर ये कैंसिल करके और आप समझ जाओगे क्या बचेगा C2 बाई C1। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, इसका लास्ट फॉर्मूला वो प्राप्त हुआ। और इसको इक्वेशन कितना नंबर दिया, 7। और अब देखो एक बार दोबारा से,
टॉपिक क्या है? टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश पुनर्वितरण। किस प्रकार से कि कोई भी दो चालक दिए गए हैं, उनको आपको संयोजित करना है। किससे? किससे संयोजित करना है? पतले चालक तार से। ऐसा करते ही आवेश वितरित होगा, स्थानांतरित होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इसके लिए मान लिया पहले का विभव उच्च है, दूसरे का विभव निम्न है। कितना कितना मानना है, ये सिर्फ आपने मानना है, ये लिखना नहीं है डेरिवेशन, ये समझने के लिए अपने, ठीक है, ये लिखने नहीं, ये मान, ये वाले चारों मान। अब इसका विभव ज्यादा मान लिया, इसका कम। आवेश किससे जाएगा? इससे, इसमें। कब? जैसे इसको तार से जोड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, कब तक आवेश वितरित होगा? तब तक होगा जब तक आवेश विभव क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। जैसे इसका भी 15 हो गया, इसका भी 15 हो गए, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना, पहले सबसे पहले क्या सूत्र ज्ञात करना? इस v का मान कितना होगा, उसके लिए समीकरण, ठीक है। मतलब जब आवेश पुनर्वितरित हो जाएंगे तो उसके बाद का जो इस पर विभव और इस पर विभव जो समान विभव आएगा, जिसको अपन क्या नाम देंगे? उभयनिष्ठ विभव। और किससे दर्शाएंगे? v से। किससे दर्शाया हुआ है? v से। उसका समीकरण क्या? तो वो समीकरण कैसे ज्ञात होगा? वो होगा आवेश संरक्षण नियम से। आवेश संरक्षण नियम का मतलब इस संयोजन से पहले का आवेश, संयोजन के बाद का आवेश क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो संयोजन से पहले ये है, संयोजन के बाद ये है, तो ये इन दोनों का कुल आवेश ज्ञात कर लो। तो वो कैसे होगा? ए पर आवेश, बी पर आवेश और कुल आवेश। ऐसे ही संयोजन के बाद का, तो संयोजन के बाद का ए पर आवेश, बी पर आवेश और उनका योग करते क्या जाएगा? कुल आवेश। संरक्षण नियम से दोनों बराबर होंगे, पक्षांतरण से उभयनिष्ठ विभव आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो है टॉपिक, वो आपको क्या याद करना है कि ये जो आवेश है परिवर्तित होंगे। भाई इससे पहले से आवेश किस में जाएंगे? दूसरे में। तो आवेश दोनों के क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। मान लो परिवर्तित आवेश इसका कितना है? Q1 डैश, और इसका कितना हो गया? Q2 डैश। अब ये आपको अनुपात में बताना है कि भाई ये जो आवेश जो परिवर्तित हुए हैं, यानी पुनर्वितरण के बाद पहले पर कितना आवेश था, दूसरे पर कितना आवेश था, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए इन दोनों की वैल्यू ये है ही कहाँ पे? ये वाली। तो ये क्या आएगा? C1 अनुपात C2। क्या लिख दिया? अर्थात पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य उत्तर। अब आपको ज्ञात करना विभव में परिवर्तन। तो विभव में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। देखो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है, 20 से 15 हो गए, 10 से 15 हो गए। तो ये तो वैल्यू, पहले की तो वैल्यू क्या हुई है? कम, दूसरे की वैल्यू क्या हुई है? अधिक। तो परिवर्तन जो है दोनों में हुआ है, एक में कमी हुई है पहले में और दूसरे में वृद्धि हुई, वो आपको बताना है। तो एक के विभव में परिवर्तन डेल्टा V1, कमी हुई है तो कैसे ज्ञात करेंगे? कमी कैसे ज्ञात करते हैं? पहले जो था प्रारंभिक माइनस अंतिम, तो V1 माइनस V, तो V1 माइनस V, और यहाँ V का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। सरल किया इसको, परिवर्तन आ गया। ऐसे B में परिवर्तन ज्ञात करना है विभव में, तो B में परिवर्तन क्या हुआ? वृद्धि हुई है। वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक, V माइनस V2। तो फिर से V की वैल्यू रखी, सरल किया, डेल्टा V2। ये चालक ए के विभव में कमी और ये चालक बी के विभव में वृद्धि, यानी परिवर्तन। अब फिर से जैसे ये ज्ञात किया था अनुपात रूप में, यहाँ भी अनुपात रूप में ज्ञात किया। तो डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का अनुपात ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 5 बटे इक्वेशन 6 जैसे अपन करेंगे तो क्या आएगा? C2 बटे C1। तो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे ये लैंग्वेज लिखी है ना, उसी के अनुसार यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हो। अर्थात पुनर्वितरण के दौरान चालकों के विभव में परिवर्तन, विभव का अनुपात नहीं है ये, किसका है? विभव में परिवर्तनों का अनुपात किसके तुल्य होता है? उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के तुल्य होता है। यहाँ C1 बटा C2 नहीं है ना, क्या है? C2 बटा C1। तो धारिताओं का अनुपात नहीं है, ये धारिताओं के व्युत्क्रमों का अनुपात या धारिताओं का व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है।
धारिताओं का व्युत्क्रम अनुपात के तुल्य होता है। तो ये एक टॉपिक था, हालांकि बिल्कुल से सरल है, लेकिन थोड़ी सी डेरिवेशन है वो क्या है, लेंथी है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी डेरिवेशन होती है, न्यूमेरिकल होता है, आप सबसे पहले ये चीज़ देखो कि उसमें आप ज्ञात क्या करके बताओगे, क्या ज्ञात करके बताओगे, और जो ज्ञात करके बता रहे हो वो कैसे कैसे बता रहे हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है, इस वाले का दूसरा पार्ट वो क्या है, ऊर्जा हानि। ठीक है, तो ये जो ये नहीं लिखना, ये इसको मैं आप मिटा रहा हूं अभी। ये जो मान है ना 15 20, ये तो अपन सिर्फ मान्य थे ना, मान तो क्या थे, मान्य थे, वो मान आपको कहीं नहीं लिखने, समझने के लिए बताए थे। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, ऊर्जा हानि। तो अब सिर्फ ये पढ़ना, अलग से पढ़ेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो बस ये टॉपिक होगा, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा हानि। ठीक है, अब सिर्फ किसका पढ़ना है, ऊर्जा हानि का पढ़ना है। तो अब ये ऊर्जा हानि क्यों होती है, या होती है या नहीं होती, सबसे पहले तो ये पढ़ना अपने को। भाई जब आवेशित चालक आपको दिए गए हैं, ए और बी दिए गए हैं, जब इनको आप संयोजित करोगे, आवेश पुनर्वितरित होगा, उच्च विभव वाले जो चालक है उससे निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश क्या होगा, पुनर्वितरित होगा, यानी स्थानांतरित होगा। और इस दौरान आपको ऊर्जा हानि का सूत्र ज्ञात करना है। किसका सूत्र ज्ञात करना है, ऊर्जा हानि का सूत्र ज्ञात करना है। तो अब इसमें आपको ये पहले समझना है कि भाई ये ऊर्जा हानि होगी या नहीं होगी, ये वाली चीज़ सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ऊर्जा हानि होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो उसको अपने को ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है ये चीज़ इसमें पहले समझते हैं। जो भी टॉपिक होता है यही समझना मेन होता है उसमें, उसको याद करना, उसको पढ़ना, उसको रटना, ये पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये टॉपिक जो लिखा हुआ है ये है या नहीं, पहले तो ये है या नहीं, अगर है तो क्या है ये, अगर है तो क्या है, और इसको कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसका सूत्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको देखना है कि ऊर्जा हानि होती है या नहीं होती। तो ऊर्जा हानि होती है, किस प्रकार से होती है, तो किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, इसके लिए अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। 10th क्लास में भी आप या इससे छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो इस चीज़ को। ठीक है, कौन सी चीज़ को, तो इसके लिए देखो ध्यान दो, ये कोई तार लिया अपन ने, ये क्या लिया, तार लिया, इसमें क्या की, धारा प्रवाहित की। ठीक है, धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तार क्या होगा, गर्म होगा, ये तार क्या होगा, गर्म होगा, जिसको अपन कहते हैं इसका तापीय प्रभाव। किसका तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का, क्योंकि जब तक धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक ये तार गर्म नहीं होगा। तार गर्म किसकी वजह से हुआ है, धारा की वजह से। तो ये जो तापीय प्रभाव है वो किसका होगा, विद्युत धारा का। ठीक है, तो अपन क्या समझ रहे हैं अभी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे के टॉपिक में अपन इसको लिखेंगे भी। ठीक है, और सेम जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही लिखेंगे आगे जो लेसन आएगा ना उसमें। तो अभी ये बिल्कुल से सिंपल है, पहले कई बार आपका पढ़ा भी हुआ है, याद होगा, किसी को नहीं होगा तो अभी जब इसको सुनोगे तो यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आगे के लेसन में इसको नहीं लिखें अपन। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तार गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ऊष्मा। क्या हो गया, ऊष्मा। और ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है,
ऊर्जा, तो कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा। ठीक है, तो वो यहाँ पर भाई अगर गर्म होता है तो अपने पास में ऊर्जा आई ना, कौन सी ऊर्जा आई? गर्म होने से ऊष्मा ऊर्जा। इसमें कौन सी ऊर्जा अपन प्रवाहित कर रहे थे? कौन सी ऊर्जा प्रवाहित कर रहे थे? विद्युत ऊर्जा। और यहाँ प्राप्त कौन सी हो रही है? ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, हालांकि ये नष्ट हो रही है लेकिन प्राप्त हो रही है ना ये। तो ये विद्युत ऊर्जा किस में व्यय हो रही है? किसके रूप में व्यय हो रही है? किस में परिवर्तित हो रही है? ऊष्मा ऊर्जा में। कब? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके रूप में व्यय हो जाती है? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? धारा का तापीय प्रभाव। अब ये ऊष्मा ऊर्जा ये वाली यहाँ पर कोई काम की नहीं होती, यहाँ तो कोई काम का ही नहीं ये। तो इसलिए अपन ये क्या कहते हैं कि यहाँ ऊर्जा का क्या हुआ? व्यय हुआ है। ऊर्जा का क्या हुआ है? व्यय, खर्च हुई है ऊर्जा, नष्ट हुई है ये एक तरीके से। तो ये ऊर्जा जो व्यय है यानी क्या हुई है? ऊर्जा हानि। क्या हुई है? ऊर्जा हानि। तो यहाँ से ध्यान दो, इनको अपन तार से जोड़ेंगे तब आवेश पुनर्वितरित होगा। तो वो जो तार है, ठीक है, उसमें ये इस तरीके से अपन समझ सकते हैं ना कि ये ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होगा? ऊर्जा व्यय होगा, ऊर्जा की हानि होगी। ये चीज अपन ज्ञात करें यहाँ पे। ठीक है, अब आगे के चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में अपने को ये पढ़ना भी है कि भाई ये ऊर्जा व्यय जो होती है ना, ये क्यों होती है? ये क्यों होती है? तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, किसकी वजह से होती है? उसके प्रतिरोध की वजह से। किसकी वजह से होती है? प्रतिरोध की वजह से। क्या होती है प्रतिरोध की वजह से? ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि का कारण क्या है? प्रतिरोध। ऊर्जा हानि का कारण क्या है? प्रतिरोध। प्रत्येक चालक तार का क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, और उस प्रतिरोध के कारण यहाँ क्या होता है? ऊर्जा व्यय होती है। अब प्रतिरोध के कारण ऊर्जा व्यय क्यों होती है, तो ये थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो वो आगे ही समझना, अभी याद रखना है इतना सिर्फ। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, इस वाले को आप अगर अभी समझने के तौर पर कहीं लिखना चाहो अलग से, टॉपिक से अलग, इसमें नहीं लिखना, तो आप ये इस तरीके से लिखोगे तो दोबारा कभी पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो कि इसको अपन किससे जोड़ते हैं? चालक तार से। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इन चालकों को संयोजित करने वाले तार के करने वाले चालक तार। कौन सा तार है ये? चालक है भाई, तभी आवेश स्थानांतरित होगा। करने वाले चालक तार के किसकी वजह से? प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा क्या होती है? व्यय होती है। ऊर्जा व्यय होती है। इतना अपने इसमें पहले समझ लिया कि भाई यहाँ ऊर्जा व्यय होगी, और किस वजह से होगी? क्योंकि उस चालक तार का क्या है? प्रतिरोध है, और उस प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, और ऊर्जा किस रूप में व्यय होगी? तो इसको अपन लिख सकते हैं, ऊर्जा व्यय होगी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अब वो ऊष्मा ऊर्जा का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो उस प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, अब इस जो वीडियो की जो लिमिट है, टाइम लिमिट, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्योंकि अपना जो वीडियो अपन बनाते हैं 45 समथिंग होता है। ठीक है, तो 45 मिनट होने की वजह से यानी टाइम लिमिट कंप्लीट
होने की वजह से इस वाले वीडियो को इस वाले टॉपिक को इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे अपन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप ये वाले टॉपिक आप क्लियर करो। इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था, क्योंकि वो टॉपिक जब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो उसी से आगे है ये भाई, अपन वहाँ लिखा था दोनों को एक साथ, तो उसी के क्या है ये आगे। हालांकि डेरिवेशन अपन दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है लेंथी डेरिवेशन है। ओके, थैंक यू।